मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो ये टॉपिक है वो हमारा चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स से टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले के टॉपिक्स ऑलरेडी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसमें हम देखो क्या स्टडी करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है, जो आपका क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी क्यू चार्ज पार्टिकल हो सकता है। जब वो चार्ज पार्टिकल आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, जब वो चार्ज पार्टिकल किस में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो उसका मोशन कैसा होगा। तो वही टॉपिक है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपन का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, when a charged particle having charge q and velocity v enter a magnetic field b it experiences a force। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल बात, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल q मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया, तो क्या होता है, सीधी सी बात है, उस पर लगती है फोर्स। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं करें मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वो तो स्टडी करेंगे ही कि चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कितना बड़ा बनेगा, क्या रेडियस होगी, वो अलग बात है। अभी सिंपल सिंपल फैक्ट्स पर नॉर्मल बात करते हैं। आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो क्या होगा भाई, फोर्स लगेगी, नंबर 1। तो इन्होंने बोला व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q and velocity v enter a magnetic field b it experiences a force। और उस पर कितनी फोर्स लगेगी वो हम स्टडी कर सकते हैं, पहले कर चुके हम। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर भी किया था, और हमने ये भी किया था पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगती है। तो वहां हमारा आया था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। याद है, फोर्स हमारा क्या आया था, क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है, तो कितना लगता था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो जो उस पर फोर्स लगा वो इतना लगा। आगे, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। अगली बात क्या है कि जो आपकी फोर्स होती है वो v यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, और b यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको याद हो तो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ये 4 फिंगर हो गया, करंट कैरिंग या करंट जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो ये मिडिल फिंगर हो गई, और थंब आपका फोर्स हो गया। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स होगी, यानी कि जो थंब है, देखो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी के, और चार्ज पार्टिकल जो करंट है, क्योंकि भाई करंट भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल का फ्लो। तो सीधी सी बात है, चार्ज पार्टिकल का फ्लो मैं अपनी मिडिल फिंगर को मान लेता हूं। तो जो मेरा चार्ज पार्टिकल का फ्लो है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है, और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी है, उन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि थंब मेरा फोर्स है। बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि खुद देखो ना भाई, ये क्या बता रहा है, पार्टिकल का मोशन, क्योंकि पार्टिकल करंट बताता है, तो करंट मतलब पार्टिकल का मोशन। ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल का मोशन ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं ही, ये दोनों तो परपेंडिकुलर मेरे भाई हैं ही। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो कि ये थंब है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इन्होंने वही बात बोल दी, इन्होंने वही बात बोल दी कि द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। वो हमने लिख दिया क्यू वी बी साइन थीटा। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यानी अभी मोटा मोटा ये समझ आ गया कि भैया चार्ज पार्टिकल जैसे मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाएगा उस पर फोर्स लगेगी, ये भी बता दिया कितनी फोर्स लगेगी, और ये भी बता दिया उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। उस फोर्स का डायरेक्शन होगा पर मैग्नेटिक फील्ड और जो उसकी वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर। अब स्टार्ट कर देते हैं अपन का ये वाला टॉपिक। फॉलोइंग 3 केसेस आर पॉसिबल। तो जो अपन 3 केसेस पढ़ेंगे मेरे भाई, वो 3 केसेस क्या है। नंबर 1, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी के पैरेलल में इनिशियल वेलोसिटी है। वैसे तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है और साथ में जो आपकी फोर्स होती है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन इन्होंने पहला केस माना है कि जब इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी कि एक बात बताओ, आपको जो फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर किस किस के बीच में आपका देखा जाता है एंगल, जो क्यू वी बी साइन थीटा हमने लिखा था, इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ऐसे, क्यू वी बी साइन थीटा। तो जो हमारा ये साइन थीटा होता है वो एंगल होता है बिटवीन वी एंड बी।
यानी कि जो चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता था 90। अब ध्यान से समझो, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ये v है और b है उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि पैरेलल है। तो सीधी सी बात, इन्होंने क्या किया, थीटा जीरो रखा, तो f की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, जीरो आ गई, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा। और जैसे ही साइन थीटा मैंने क्या रखा, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग, तो हमारा जीरो आ गया। तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि जब भी मेरा चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, यानी ये केस तो अलग हो गया, इस केस में क्या है कि चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपकी तरफ है और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें फोर्स लगेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, ध्यान से समझो कि आपकी जो चार्ज पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, मान लो इधर से इधर है, और आपका पार्टिकल भी मूव इधर कर रहा है, तो एक बताओ, पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो भाई कोई एंगल ही नहीं है। क्योंकि अभी ये वाला केस कौन सा है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, कि पार्टिकल तो यहां मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां जाएगा, बट हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और पार्टिकल भी उसके पीछे पीछे या साइड से जा रहा है, यानी पैरेलल है, तो थीटा जीरो है। इस केस के अंदर चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो देख रहे हो आप, एफ इक्वल्स टू कितना आ गया, हमारा जीरो आ गया। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, फर्स्ट केस समझ आ गया, देख लेते हैं। Thus, the parallel magnetic field does not exert any force on the moving charge particle. यानी जो आपका पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाता किस पे, चार्ज पार्टिकल पर। द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। चार्ज पार्टिकल लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मूव करता जाएगा, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल भी इधर गया, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो सीधा चलता जाएगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उस पर तो फोर्स जीरो है। पहला केस समझ आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आगे सेकंड केस की तरफ बढ़ता हूं। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड की, ये तो अपन का बिल्कुल बढ़िया वही वाला केस आ गया जिसमें हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरफ है, मान लो यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, या उल्टा समझ लो कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है यहां से वहां, कोई दिक्कत है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो कंडीशन ये है, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल इधर, या फिर चार्ज पार्टिकल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लगाओ। अब इधर है चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, यानी यहां से यहां चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है मेरी तरफ से आपकी तरफ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, दोनों परपेंडिकुलर, बहुत अच्छी बात है। फोर्स कहां लगेगी, या तो ऊपर या नीचे। देख लो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, यानी कि जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करना क्या है, चार्ज पार्टिकल का ही तो फ्लो है, और फोर्स कहां लगेगी, ऊपर, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। लेकिन अभी ये वाला कैसे, तो ऊपर, अभी इसे उल्टा कर दो तो नीचे, वो अलग बात है कि फोर्स कहां लगेगी, लेकिन अभी हमें पता है दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी फोर्स, ठीक है। सेकंड केस वही है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितना हो गया, 90। थीटा 90 क्यों हो गया, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है v क्रॉस b, इसके अंदर जो थीटा लगता है वो किस किस के बीच का एंगल लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड b और जो पार्टिकल वेलोसिटी उसके बीच में। अभी अभी बोला, क्या बोला कि भैया जो ये पार्टिकल है वो तो मूव कर रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि हम लगा देंगे साइन 90। तो एफ इक्वल्स टू जैसे ही लगाओगे क्यू वी बी साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इंटू क्यू वी बी आपका आ गया क्यू वी बी, तो एफ इक्वल्स टू आ गया क्यू वी बी। यानी कि आपके दो केसेस हो गए, एक केस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा था, भाई उसमें तो कोई फोर्स लगी नहीं, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने लगा, कैसे चलने लगा, परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपकी तरफ और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ, तो जैसे ही परपेंडिकुलर मूव करने लगा तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो Q मल्टीप्लाई बाई V मल्टीप्लाई बाई B, यानी चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड Q, V यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और B यानी कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है। क्लियर है। तो एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी उस पार्टिकल पर, as the magnetic force act on a particle perpendicular to its velocity, it does not do any work on the particle, it does not change the kinetic energy or speed of the particle। यानी इन्होंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट करेगी पार्टिकल पे कैसे, परपेंडिकुलर,
टू इट्स वेलोसिटी इट डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द पार्टिकल, ये किसी भी तरह का उस पार्टिकल पर वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर और पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ। तो आगे बोला है इट डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी ये फोर्स तो लगेगी बट किसी तरह की उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर as shown in small tosses, a charge q is projected with a speed v in the plane of the field। हाँ, तो ये आपको वही वाला केस दिया हुआ है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो कहाँ एक्ट कर रहा है? नॉर्मली, यानी कि केस ले रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लिया। अब सोन बाई क्रॉसेस, क्रॉस मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ, डॉट मतलब होता है बाहर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज सोन इन स्मॉल क्रॉसेस, अ चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब जैसे ही देखो चार्ज, ये अपन का मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अब चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे छोड़ा गया तो क्या होगा? वो वेलोसिटी से ऐसे मूव करने लगेगा। किससे? v वेलोसिटी से। तो द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स एफ क्यू वी बी एक्ट ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द बोथ v एंड b। यानी अब ध्यान दे समझना, इतना तो मेरे भाई क्लियर हो गया था कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल किसके परपेंडिकुलर मूव करे? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। यहां तक बात क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो देखते हैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किधर है। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हो गया परपेंडिकुलर। देखो मैग्नेट चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। क्लियर है? तो ये अंदर की तरफ है और ये ऊपर मूव कर रहा है, यानी हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये अंदर की तरफ, ये वाला जो पार्ट है मेरा ये अंदर की तरफ और पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो 90 डिग्री बनना है दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, तो हमारा ये हो गया इधर। तो वही बात बोली थी कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, बहुत अच्छी बात है। तो फोर्स एक्ट करेगी उसके भी परपेंडिकुलर। देखो फोर्स किधर एक्ट करेगी? हमारी फोर्स एक्ट करेगी इधर, क्योंकि जब भी वो होता है सर्कुलर मोशन होता है तो फोर्स कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब आपको बता दूं कि अगर ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो वेलोसिटी टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है और फोर्स जो है रेडियस के अलॉन्ग लग रही है, तो आपको पता है मैथ्स के अंदर जो ये टेंजेंट होती है, जो रेडियस होती है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो आपको तीनों बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स अंदर सेंटर की तरफ लग रही है। यानी कि एफ क्यू और बी तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है? तो जैसे ही यहां पर जो पार्टिकल है उसका मोशन हो किस तरफ हो गया? ये सर्कुलर मोशन हो गया। कैसा हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो हमने कहा था वर्क डन बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो वर्क डन होता ही नहीं है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल मूव करके यहीं से यहीं आ जाएगा, तो फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन जीरो। ठीक है, द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स एफ क्यू वी बी एक्ट ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द बोथ वी एंड बी। तो यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही है किस पर? इस पार्टिकल पर। वो कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? वो एक्ट कर रही है क्यू वी बी। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, दिस फोर्स कॉन्टिन्यूसली डिफ्लेक्ट द पार्टिकल साइडवेज without changing its speed and the particle will move along a circle perpendicular to the field, thus the magnetic force provide the centripetal force। यानी कि जो इस तरीके का केस है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल मूव कर रहा था, उस केस में आपका पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें उस पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही थी? क्यू वी बी। और उसी फोर्स को क्या बोला गया? सेंट्रीपीटल फोर्स बोला गया। तो वही लिखा है कि दिस फोर्स कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट द पार्टिकल। जो ये फोर्स लग रही है क्यू वी बी, ये पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगी साइडवेज विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, उसकी स्पीड में किसी भी तरह का चेंज नहीं करेगी। एंड द पार्टिकल विल मूव अलोंग अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और जो पार्टिकल मूव करेगा वो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो खुद देखो ना, फील्ड कहां था? अंदर की तरफ। फील्ड कहां था? अंदर की तरफ। पार्टिकल मूव ऐसे कर रहा है, तो देखो फील्ड अंदर की तरफ, पार्टिकल मूव ऐसे कर रहा है, तो हुआ ना परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। तो पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था। दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने क्या प्रोवाइड करा दी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दी। किसको? उस पार्टिकल को, ताकि वो मोशन कर सके। तो ये वाला केस कब है? जब आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। क्लियर है? तो अभी तक दो केसेस पढ़ लिए, अभी आगे से निकालेंगे और भी। अभी तक थोड़ा सम अप कर देता हूं जो जो पढ़ा। भैया दो केसेस पढ़ लिए। नंबर वन कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर है पार्टिकल भी उधर ही जा रहा है। भाई फोर्स जीरो, कुछ नहीं होगा।
मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल इधर जा रहा है, या पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो पार्टिकल का मोशन है वो किस तरीके से होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर। तो फील आ गया कि पार्टिकल का वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मूव इधर कर रहा है, तो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर। अब सर्कुलर मूव करके ये तो क्लियर हो गया। फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी वो भी क्लियर हो गया, क्यू वी भी। और वो फोर्स क्या करेगी, स्पीड में चेंज नहीं करेगी, ये भी क्लियर हो गया। और हमें अब आगे क्या देखना है कि जो ये सर्कुलर पाथ बना आपका, जो क्या बना मेरे भाई, सर्कुलर पाथ बना, उसकी रेडियस क्या बनेगी। क्योंकि मन में ये वाली बात है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, जब अपन का कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, और वो भी कैसा, परपेंडिकुलर, तो हमें ये तो पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन बनेगा। लेकिन बात आती है बड़ा सर्कुलर मोशन या छोटा सर्कुलर मोशन, भैया सर्कल कैसा बनेगा। तो उसके लिए क्या पता करना पड़ेगा, भाई रेडियस कितनी आई। तो जैसे हमें उस सर्कल की रेडियस पता चल जाएगी, हम बता देंगे कि भाई बड़ा सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कि बड़ा सर्कल बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो अब अपन का टारगेट है उस सर्कुलर मोशन के अंदर उस सर्कल की रेडियस को कैलकुलेट करना। बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मान लिया उस सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है, कितनी है, आर। हम जानते हैं सेंटीमीटर फोर्स इक्वल होता है mv स्क्वायर बाई आर, ये तो आपको पता ही होगा ना, नहीं याद तो याद कर लो कि जो सेंटीमीटर फोर्स होती है, यानी जिसकी वजह से कोई पार्टिकल राउंड राउंड मूव करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मेरे भाई mv स्क्वायर बाई आर। वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, जितना उस बॉडी का मास है जो मूव कर रही है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, और r आपका हो गया उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो जो फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई आर। यहां तक क्लियर है। अब एक तो फोर्स ये लग रही है, और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होने के बाद जो सर्कुलर मोशन दिखा रहा है, वो सर्कुलर मोशन दिखा रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है मेरी, वही मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। सही बात है। अब मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, भाई मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रही है, या ऐसे कह लो कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना यहाँ पे, वही एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर है, तो मैं ये कहूंगा कि इक्वल होगी मैग्नेटिक फोर्स के। और मैग्नेटिक फोर्स कितनी निकल रही थी, QVB sin 90, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल था 90। तो हमने कैलकुलेट किया था कि भाई कितनी फोर्स लगेगी, तो पता चला था Q मल्टीप्लाई बाई V मल्टीप्लाई बाई B। तो कहने का मतलब ये है कि जो mv स्क्वायर बाई आर है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो आपका QVB है, यानी कि आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों आपके सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही मैग्नेटिक फोर्स है, या कह लो मैग्नेटिक फोर्स ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर F इक्वल टू ये और ये है, तो क्या मैं दोनों को वो कर सकता हूं, कैलकुलेट 1 और 2 मान लो। तो यहां से क्लियर हो गया mv स्क्वायर बाई आर। यहां लिखकर दिखा देता हूं कि mv स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, QVB के, क्योंकि भाई दोनों ही फोर्स के इक्वल है। तो जैसे ही मैं ये करूंगा mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर हमारा इक्वल हो जाएगा QVB के, QVB के। अब देख लो कैलकुलेट क्या करना है मेरे भाई, कैलकुलेट करना है अपन को आर ही तो कैलकुलेट करना था कि भाई सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कितनी है। तो आर कैसे कैलकुलेट होगा, आर को यहां पहुंचा दो, QVB को यहां ले आओ, तो mv स्क्वायर अपॉन QVB इक्वल टू आर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, इस वेलोसिटी से एक कट गया, तो कितना आ गया, mv अपॉन QB इज इक्वल टू आर, mv अपॉन QB इक्वल टू आर। इट मीन्स कि जो आपका रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, m जो कि फिक्स है मास, तो v यानी वेलोसिटी जो कि चेंज नहीं हो रही, और q यानी चार्ज पार्टिकल जो है उसका मैग्नीट्यूड, और b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको r पता चल जाएगा, r का कितना आ गया, mv अपॉन QB, यानी उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो गई, mv अपॉन QB। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आगे 10 द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे बोला है कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की, जो सर्कुलर पाथ आपका फॉर्म हुआ है चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने के बाद, उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है। एक तो किस किस के, चार्ज टू मास रेशियो यानी चार्ज बाई मास,
इसके रेशियो के और मैग्नेटिक फील्ड के, वो तो फॉर्मूले से दिख ही रहा है। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अभी तक हमने दूसरा केस पढ़ा है कि अगर मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मूव कराया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसका मोशन कैसा होगा। उसका मोशन सर्कुलर पाथ पे होगा और सर्कुलर पाथ की मैंने आपको रेडियस भी बता दी। वीडियो पॉज करके नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब निकालते हैं कि भाई पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि टाइम पीरियड कितना लगेगा कि जो सर्कुलर पाथ है उसको फॉलो जो कर रहा है चार्ज आपका, उसको कितना समय लगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम निकालना हो किसी को तो क्या करेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई, टाइम इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बात बताओ, जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस तो सर्कमफ्रेंस होता है भाई। सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस तो आपका हो गया 2 पाई आर, क्या हो गया 2 पाई आर। और स्पीड क्या हो जाएगी, जो आपकी स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी है आपकी यानी कि v। तो यहां से इन्होंने क्या लिख दिया, t इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v, कि जो टाइम पीरियड लगेगा उस चार्ज पार्टिकल को मूव करने में यानी उस मोशन में वो कितना है, 2 पाई आर बाई वी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। आगे इसे इन्होंने क्या किया, 2 पाई आर बाई वी। अब एक बात बताओ, इसे आर को क्या लिख सकते हो, अभी भी तुमने आर निकाला यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और रेडियस ऑफ द जो सर्कुलर पाथ है वो अभी भी आपने निकाली कि भाई जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है आपका चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज पार्टिकल ने कितने रेडियस का वो बनाया था सर्कुलर पाथ, तो वो अभी भी कैलकुलेट किया था, वो कितना था एम वी अपॉन क्यू वी। तो क्या मैं 2 पाई बाई वी आर की जगह लिख सकता हूं एम वी अपॉन क्यू बी। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि देखो मेरे भाई आर इक्वल टू था मेरा एम वी अपॉन क्यू बी, अगर आपको याद हो तो आर इक्वल टू क्या था मेरा, एम वी बाई क्यू बी। तो आप साफ साफ देख रहे हो कि जैसे ही मैंने आर की वैल्यू पुट की एम वी बाई क्यू बी, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसे 2 पाई एम। अब देखो वी से वी कट गया तो टाइम इक्वल टू आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। कितना आ गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। या तो लिख दो टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना है कि जो ये आर लिखा हुआ है रेडियस, उसकी वैल्यू पुट कर दी एम वी बाई क्यू वी। जैसे एम वी बाई क्यू वी पुट किया तो इस वाले वी से ये वी कट गया तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये टाइम पीरियड आ गया। क्लियर है, उस सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मजे की बात यह है कि यहां पर टाइम के अंदर रेडियस की कोई बात ही नहीं हो रही। देखो आर नहीं आया, 2 है, पाई है, एम है, क्यू है और बी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में तो डिपेंड कर रहा है टाइम, बट आपके सर्कुलर पाथ के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब आपके मन में क्या आएगा कि सर एक बात बताओ कि अगर मान लो सर्कुलर पाथ बहुत बड़ा है तो आर बहुत बड़ा होगा, सर्कुलर पाथ छोटा सा है आर छोटा होगा, तो सर टाइम कैसे नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि छोटा पाथ चलना है तो वही टाइम कम लगेगा, बड़ा पाथ चलना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, टाइम में आर तो आना चाहिए था। बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जब रास्ता बड़ा होता है स्पीड बढ़ा लेता है। क्या करता है, स्पीड बढ़ा लेता है तो उतना ही समय लेगा। जब छोटा होता है तो स्पीड कम कर देता है। तो इस वजह से टाइम के अंदर रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारा छोटा पाथ है टाइम कम चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, कुछ टाइम लगा मान लो एक्स। अब मान लो पाथ बड़ा है, टाइम कैलकुलेट करने बैठे स्पीड बढ़ा दी तब भी लगा उतना ही टाइम। तो टाइम इसीलिए आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, कम ज्यादा होती है। जैसे ही आपका पाथ बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए टाइम का आर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यहां तक बात क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या किया, फिर से सम अप कर देता हूं सारी बातें। अभी तक मैंने डिस्कस किया कि जब मेरा चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, और कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा। हमने देखा कि जब भी मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो बात आई थी भाई कितना बड़ा सर्कल बनाएगा, उसके लिए आर निकाला, क्यू वी वो एम वी बाई क्यू बी। आर निकाला तो फिर पूछा कितना समय लेगा, समय बता दिया 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहां तक क्लियर। अभी ये दूसरा ही केस चल रहा है। तो क्लियरली द टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं कर रहा वी और आर पे, क्योंकि न तो वी है ना आर है। आर को कम ज्यादा करो टाइम को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इफ द पार्टिकल मूव्स फास्टर द रेडियस इज लार्जर, तो वही बात बोल दी
कि फास्टर पार्टिकल मूव करेगा तो रेडियस लार्ज होगी, इट हैज टू मूव अलोंग अ लार्जर सर्कल सो दैट द टाइम टेकन इज द सेम। तो वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई वही बात इन्होंने लिख दी कि भैया छोटा पाथ है वो समय धीरे धीरे चलेगा, समय बढ़ा लेगा, अगर बड़ा पाथ है तो तेज तेज चलेगा, समय को उतना ही कर लेगा। यानी बड़ा पाथ में भी उतना ही टाइम, छोटे पाथ में भी उतना ही टाइम। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बदला, अगर आपने बी को चेंज किया, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो ऑब्वियसली फिर तो फर्क पड़ेगा टाइम में, क्योंकि देखो क्यू भी है चार्ज का पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, तो भाई क्यू चेंज करोगे तो टाइम पीरियड में फर्क पड़ेगा, और आप बी चेंज करोगे भी मैग्नेटिक फील्ड तो भी चेंज पड़ेगा टाइम पीरियड में। क्लियर? अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चाहे हमारा पार्टिकल की रेडियस बड़ी हो चाहे छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पे। क्लियर है मेरे भाई? आगे फ्रीक्वेंसी की बात की इन्होंने, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन इज, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला 1 अपॉन टी, पुट कर दिया, टी की वैल्यू 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो 1 अपॉन 2 पाई एम बाई क्यू बी, इस तरीके से लिखोगे तुम इसे 1 अपॉन टाइम। अब क्यू बी ऊपर पहुंच गया, क्योंकि इसे तो मैथ्स में क्या सॉल्व करते हैं, क्यू बी ऊपर पहुंचा तो क्यू बी बाई 2 पाई एम। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यहां तक क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी बता दी, टाइम पीरियड बता दिया, रेडियस बता दिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? वीडियो पॉज कर नोट करनी हो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? आगे अब थर्ड केस पे आ जाते हैं। अभी तक 2 केस पढ़ लिए कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करे तो भैया कोई फोर्स नहीं लगती, सीधा मूव करता जाता है। जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, सर्कुलर पाथ बनाता है, उसका टाइम पीरियड भी देख लिया, उसकी रेडियस भी देख ली, उसकी फ्रीक्वेंसी भी देख ली। अब बात कर रहे हैं व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिटरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन, यानी जब आपका क्या करे, जो चार्ज पार्टिकल है वो आर्बिटरी एंगल बनाए, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो क्या होगा? तो ये डायग्राम बना हुआ है, एक डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ साफ साफ। ठीक है, देखो अब डायग्राम ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये जेड एक्सिस मान लो। एक्स एक्सिस होगी, अब एक्स एक्सिस के अलोंग मैं मान लेता हूँ अपना मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या मान लिया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आर्बिटरी डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी पहले क्या था, वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, यानी इस तरफ थी, फिर क्या था पहले वाले केस में वेलोसिटी पैरेलल थी, यानी इसी तरफ थी। अब कह रहा है कोई भी आर्बिटरी एंगल पर आपका चार्ज पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कोई भी आर्बिटरी एंगल है। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो इस तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो यानी एंगल कितना बना रहा है? थीटा। बात क्लियर है? अब यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन कैसा होगा, क्या सर्कुलर होगा या सीधा स्ट्रेट चलता जाएगा या क्या होगा, तो यहां हम देखेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से समझना। पहले जो मैं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं पहले उसे समझ लो, फिर आगे हम करते जाएंगे। अब एक बात है, वेलोसिटी एक एंगल पर है, तो सीधी सी बात है जब इस तरीके से कोई चीज जा रही है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही है, वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी, इतना तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो अगर इस वेलोसिटी की बात करूं तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, यानी ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा v sin थीटा। ठीक है, अब चाहो तो इसे ऐसे नाम दे दो, ये हमारा हो जाएगा v पैरेलल। v पैरेलल क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और ये मेरा हो जाएगा v परपेंडिकुलर। नोट डिनोट करने का तरीका है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे बोलो v sin थीटा, चाहे बोलो v परपेंडिकुलर वाला, चाहे बोलो v cos थीटा, चाहे बोलो v पैरेलल वाला मैग्नेटिक फील्ड के। इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई अगर इस तरीके से कोई भी आर्बिटरी एंगल पे पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। क्लियर है? यानी इतना तो क्लियर हो गया। अब ये पार्टिकल क्या करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी है और वर्टिकल भी है। अब देखते हैं, ध्यान से समझना। A uniform magnetic field B, a uniform magnetic field B vector is set up along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेटअप किया गया है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी इस तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ किया गया? अलोंग एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे। आगे, अब पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, ये चार्ज है, अ पार्टिकल ऑफ Q ऑफ मास m एंटर द फील्ड B, एक पार्टिकल जिस पर चार्ज Q है और उसका मास m है वो एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बहुत बढ़िया। विद द वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड b, जो वो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर से पूरी कहानी बताता हूँ। देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के जो अलोंग है इसमें एक चार्ज पार्टिकल घुस गया, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। उस चार्ज पार्टिकल का मास है m, उस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो है q, उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है v।
तीन बातें की हैं, V B मैग्नेटिक फील्ड है, M मास है एंड Q इज द मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ चार्ज। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब देखते हैं क्या होगा। क्या देखते हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल घुस तो गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब एक एंगल पे घुसा है। अभी तक हमने दो केस पढ़े थे, या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चले जाओ यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर तो चार्ज पार्टिकल भी इधर चला जाए, एक पढ़ा था अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर तो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाए। अब बात हो रही है कि भैया पर ऐसे जा रहा है किसी एंगल पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना तो पैरेलल है पूरी तरीके से ना पूरी तरह परपेंडिकुलर है, एक एंगल पर है, क्या होगा। ठीक है आगे, तो V परपेंडिकुलर V साइन थीटा, तो उन्होंने वही लिख दिया है, V परपेंडिकुलर भाई वही लिख दिया है ना कि चार्ज पार्टिकल इस तरह से, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B और V वेलोसिटी है, तो इन्होंने दो नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया V पैरेलल, इसको नाम दे दिया V परपेंडिकुलर। तो इन्होंने लिख दिया V परपेंडिकुलर कितना है, V साइन थीटा, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो चार्ज पार्टिकल अपना मोशन वाला वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये हो गया V पैरेलल यानी कि V कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया V परपेंडिकुलर यानी कि V साइन थीटा। तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो मेरा V परपेंडिकुलर वो कितना होगा, वो होगा V साइन थीटा। यहां तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो मजे की बात क्या होने वाला, ध्यान से समझना। ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स F। अब हमें पता है कि जब भी हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगती है, और वो कितनी लगती थी, QVB। अब आप कहोगे कि सर ये तो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी आर्बिटरी एंगल पर है, किसी भी एंगल पर है, और इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। हाँ, वेलोसिटी वो नहीं ली जाएगी, दोनों में फर्क है थोड़ा सा, कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है इस तरफ और पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरफ, तो इस केस में तो V और B के बीच में एंगल हो गया 90। लेकिन यहां मजे की बात क्या है कि वेलोसिटी तो V है, लेकिन उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है। और अपन को यह भी पता है कि जब भी हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो फोर्स कितनी लगती है, QVB, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, V इज द वेलोसिटी। तो यहां हम क्या करेंगे, V ना लेके V परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो देखो F इक्वल टू क्या लिखा है, QV परपेंडिकुलर B। बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से समझ लो कि जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, चार्ज यानी कि जो Q है और V यानी कि जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। भाई पूरी कहां ली है, देखो V और परपेंडिकुलर का साइन है, तो कौन सी वाली लिया, सिर्फ V परपेंडिकुलर, ये पूरा V नहीं लिया, ये वाला छोड़ दिया क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल है, तो V परपेंडिकुलर और अपन का B, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा। बात बिल्कुल क्लियर है। आगे, विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द बोथ V परपेंडिकुलर एंड B वेक्टर, ठीक है, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा फोर्स, ठीक है, किधर करेगा, अगर V वेक्टर इधर है B इधर है तो फोर्स किधर एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ या बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर, क्योंकि देख लो ना वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, B मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स या तो बाहर या अंदर की तरफ, ठीक है। आगे, द फोर्स मेक द पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन द YZ प्लेन। जो पार्टिकल है वो इसको मूव कराएगा कैसे, सर्कुलर पाथ पे, और कैसे प्लेन पे, YZ प्लेन पे। अब देखो YZ प्लेन कैसा होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको ही फिगर को ऐसे इमेजिन कराऊंगा सामने, एक्स एक्सिस ये है, देख लो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है यानी कि एक्स एक्सिस ये हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस क्या मानी है हमने, ऊपर मानी है, बहुत बढ़िया, वाई एक्सिस ये मानी है, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस कहाँ होगा, खुद सोचो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ होगा, आपकी तरफ होगा, नहीं होगा। अगर एक्स ये मान लिया, इसके परपेंडिकुलर वाई बना दिया, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होता है, तीसरा वाला जो इनके परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस। तो जो ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन यानी कि ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसमें अब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन दिखाएगा, किसमें, वाई जेड प्लेन में। समझ आ गई कहानी, फिर से समझा रहा हूं। चार्ज पार्टिकल, देखो ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, तो यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि पहले ही बोला था मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, वेलोसिटी ऊपर, ठीक है, वाई एक्सिस। अब भाई एक्स एक्सिस ये ले लिया, वाई एक्सिस ये ले लिया, तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक्स ये लिया, वाई ये लिया, तो जेड क्या लेना पड़ेगा, इस तरफ।
अब ये कह रहा है कि जो पार्टिकल आपका मूव किया था वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर, लेकिन किस में, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन कौन सा है, वाई ये रहा, जेड आपकी तरफ, इस प्लेन में कैसा, सर्कुलर मोशन। बात बिल्कुल क्लियर है। अब ये बात कैसे पता चली सर्कुलर मोशन, अभी भी तो पढ़ा था कि जब भी हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर। तो जो वी परपेंडिकुलर है, जो वी हम साइन थीटा है, उसकी वजह से तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अब बात करेंगे इसकी, किसकी वजह से क्या करेगा, अब आप समझ गए होंगे क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यानी इसका जो पाथ बनता है, थोड़ा आइडिया देता हूं कैसा बनता है, ये ऐसे बनता है, आगे हेलिकल पाथ बनता है। यानी कि देखो सर्कुलर भी दिखाएगा, सर्कुलर दिखाएगा क्यों, ड्यू टू द वी परपेंडिकुलर, यानी कि वी साइन थीटा, और सर्कुलर होते होते आगे भी बढ़ता जाएगा। और आगे क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू द वी कॉस थीटा, क्योंकि इस बार इसके पास दोनों ही कंपोनेंट हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी यानी आगे भी बढ़ेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी यानी सर्कुलर पाथ भी बनाएगा। तो आप समझ गए होंगे कैसा बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मूव करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी चलेगा, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट केस याद करो, क्या पढ़ा था फर्स्ट केस हमने, मेरे भाई ये पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसी के अलोंग जाता है। तो फील करो, वाई जेड प्लेन में बनाया था सर्कुलर पाथ, तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगा, आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगा, आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगा, आगे भी बढ़ेगा, यानी आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है इस तरफ से इस तरफ, ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वी पैरेलल, और सर्कुलर पाथ बना रहा है ड्यू टू द वेलोसिटी कंपोनेंट, कौन सा, वी परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई, मैंने पूरी कोशिश कर ली जितना आसान होके समझा सकता था इस टॉपिक को। अगर फिर भी डाउट रह गया हो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। फिर से एक नया वीडियो ले आऊंगा इसी टॉपिक पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए किधर पार्टिकल मूव कर रहा है, किधर एक्स एक्सिस है, किधर वाई एक्सिस है, किधर जेड एक्सिस है, और किधर पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है और किधर बढ़ रहा है। सब कुछ फील होना चाहिए, माइंड के सामने चलना चाहिए कि हाँ भाई चार्ज पार्टिकल मूव ऐसे कर रहा है और मूव करते करते इधर बढ़ रहा है। ये बिल्कुल जब इमेजिन आने लग जाएगा ना भाई, फिजिक्स हलवा लगेगी तुम्हें, तुम कहोगे यार फिजिक्स बिल्कुल समझ आ जाती है। समझ उन लोगों को इसीलिए नहीं आती है ना फिजिक्स, क्योंकि इमेजिन नहीं करते। मैं तो कर रहा हूँ, जब मोमेंटम हम पढ़ते थे तो मैं तो ट्रक चल रहा, तो ट्रक चलना चाहिए सामने, ट्रक कार चलनी चाहिए, अच्छा ट्रक और कार कोलाइड कर गए तो दिखने चाहिए माइंड में। तो जब आपकी इमेजिनेशन एक स्ट्रॉन्ग होगी ना तो फिजिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे वही बात होगी कि भाई अगर सर्कुलर पाथ फॉलो किया है और आगे भी बढ़ा है, तो सर्कुलर पाथ फॉलो किया है तो जैसे पहले वाले सेकंड केस में एक क्वेश्चन उठा था कि सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, तो यहाँ भी वही क्वेश्चन उठेगा सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी। तो आर इक्वल टू क्या था वहां पे, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, वही फॉर्मूला सेम, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, वही फॉर्मूला रहेगा एम वी बाई क्यू बी। लेकिन फर्क इतना रहेगा कि वहां पे जो वेलोसिटी यूज की थी वो कौन सी यूज की थी, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो लगा दिया ना एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। अब यहाँ वी परपेंडिकुलर क्या लेना है, जो वही वेलोसिटी लो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि उस केस में क्या था, वहां तो पूरा का पूरा पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, पूरा का पूरा क्या था पार्टिकल, यानी मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो पार्टिकल पूरा का पूरा हमारा उधर जा रहा था परपेंडिकुलर, इसलिए हमने वी ले लिया था। पर इस केस में क्या हो रहा है कि पार्टिकल ना तो पूरा हॉरिजॉन्टल की तरफ है ना पूरा वर्टिकल की तरफ है। तो अगर आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो वेलोसिटी का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट लो जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, पूरी वेलोसिटी नहीं ले सकते। इसीलिए एम वी बाई क्यू बी वाले फॉर्मूले में जो वी वेलोसिटी है उसकी जगह पुट कर दिया वी परपेंडिकुलर। और हमें पता है वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वी साइन थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं एम वी बाई साइन थीटा बाई क्यू बी, यानी जो रेडियस होगी उस सर्कुलर पाथ की वो कितनी होगी, एम यानी मास ऑफ द पार्टिकल, v यानी वेलोसिटी साइन थीटा, यानी जो एंगल बन रहा है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो चार्ज पार्टिकल था वहां पर सिर्फ निकल के आया था एम वी बाई क्यू बी, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी वहां पे यूज की थी, क्योंकि पूरा का पूरा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। लेकिन यहाँ पे ना तो पूरा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो सिर्फ आधी वेलोसिटी यूज हुई है वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा को छोड़ दिया गया है। क्लियर है, तो आपको रेडियस पता चल गई। सेम टाइम निकाल देता हूं, अब तो बहुत आसान है, पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, अब बिल्कुल बच्चा है, अब आराम है, कुछ नहीं करना। अब तो टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला
2 पाई आर अपॉन वी। लेकिन फिर से वही बात कि वेलोसिटी कौन सी वाली यूज होगी, जो परपेंडिकुलर वाली है, पूरी वेलोसिटी यूज नहीं होगी। तो 2 पाई आर बाई वी परपेंडिकुलर है वी साइन थीटा, तो 2 पाई आर बाई वी साइन थीटा। अब हमें पता है वी की वैल्यू क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू बी। वी की वैल्यू क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू बी। तो पुट कर दो यहाँ पे, तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू वी। भाई यहाँ पे पुट कर दूंगा ना वी की वेलोसिटी, वी वेलोसिटी यहाँ करके दिखाऊं कि हो जाएगा, लो करके दिखाई दे रहा हूं। देखो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अभी हम 2 पाई आर अपॉन वी, तो 2 पाई अपॉन वी परपेंडिकुलर, तो हमने वी साइन थीटा लिख ही दिया, वी साइन थीटा। अब जो आर है यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है एम वी बाई क्यू वी, तो ये होती है एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू वी। तो कितना हो जाएगा ये, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्यों क्या बचेगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। देखो v से v कट गया, ठीक है। तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन का टाइम पीरियड निकल गया। अब आगे बात आती है 10, द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज 2 concurrent motion, a linear motion in the direction of field B along x-axis and the circular motion in the plane perpendicular to the B in yz plane. Hence the resultant path of the charged particle is a helix with the axis along the direction of B. वही वाली बात बोली गई है जो मैंने बोली थी कि भाई यहाँ पर जो दो तरीके के मोशन है, कौन कौन से, एक तो सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है और एक आगे भी बढ़ रहा है। सर्कुलर पाथ जो बन रहा है वो वाई जेड प्लेन में बन रहा है, यानी कि वाई और जेड इस प्लेन में बन रहा है, और अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ता जा रहा है। इसे बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं, हेलिक्स। किस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है, हेलिक्स। आगे, द लीनियर सब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल in the direction of the magnetic field during its period of revolution is called pitch of the helical path. ये एक डेफिनेशन है सिंपल सी। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ क्या होता है, जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है चार्ज पार्टिकल ने। चार्ज पार्टिकल ने क्या किया, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल। लीनियर डिस्टेंस बोले तो सर्कुलर मोशन था, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है चार्ज पार्टिकल ने, इसी को क्या बोल रहे हैं, पिच। द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। सिंपल, जो हेलिकल पाथ बना रहा है उसकी जो पिच है वो क्या है, जो उसने कैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ये वाला, इसे बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। क्लियर है। आई होप आपको ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी डाउट रह गया हो, भाई हमारा 12th क्लास का पूरी सीरीज चल रही है, 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, 4th चैप्टर भी हमारा अप्रॉक्स पूरा होने वाला, ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक देना हो, जो भी हो भाई, मोस्ट वेलकम है आपका कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।